हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से हैं। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, हम लोग आज के सेशन में 9 जून 2025 का द हिंदू न्यूज़पेपर और इसके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2026 प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस एंड जितने भी आपके दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं जिसमें करंट अफेयर्स पूछा जाता है, उनको ध्यान में रखते हुए भी हम लोग 9 जून की जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उनका डिस्कशन करने वाले हैं। ना सिर्फ हम करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि अगर यहाँ से क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं तो एमसीक्यूज कैसे बनाए जा सकते हैं, किस तरीके के सवाल यहाँ से पूछे जा सकते हैं एंड अगर कहीं मेंस आंसर राइटिंग में आपने इसमें से किसी भी डाटा का यूज़ करना है, चाहे GS1 में करना हो, चाहे GS2 के पेपर में करना हो या GS3 के पेपर में करना हो, तो किस तरह से आप इस डाटा का यूज़ करें ताकि एक इफेक्टिव आंसर आप लिखकर तैयार कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकें। इन सारी बातों के ऊपर भी हम लोग आज के सेशन में चर्चा करेंगे। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं सीखने के लिए, काफ़ी कुछ है जानने के लिए। एंड नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू हियर वी बिगिन 9 जून 2025 का द हिंदू और इसके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम लोग शुरू करते हैं। पहला समाचार ये रहा, देखते हैं। तो पहले समाचार में हमको रशिया और यूक्रेन के वॉर के बारे में बात करनी है। थोड़ा सा कंटेक्स्ट आपको दे देता हूं, तभी न्यूज़ आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद में उन्होंने रशिया और यूक्रेन के बीच में ये जो वॉर चल रहा है, इस वॉर को रुकवाने की अपनी तरफ से जो भी कोशिशें करी, सीज फायर की जो भी उनकी तरफ से प्रोसेस वगैरह ऑन थी, उसमें कुछ अड़ंगा यूक्रेन वालों ने भी लगाया, कुछ अड़ंगा रशिया वालों ने भी लगाया। तो इसके चलते जो सीज फायर की जो भी बातचीत चल रही थी वो एक तरीके से डिरेल हो गई थी। इस बीच में यूक्रेन ने एक बड़ा, आप कह सकते हैं मिलिटरीली अगर आप बात करेंगे तो बड़ा इनोवेटिव किस्म का अटैक किया। उन्होंने बहुत सारे ड्रोन्स जो थे उनको एक ट्रक में रखा, इनफैक्ट कई सारे ट्रक्स में रखा, और इन ट्रक्स के ड्राइवर्स को पता नहीं था कि जो ट्रक्स हैं उनके अंदर ड्रोन्स रखे गए। ड्रोन्स को भी इनफैक्ट अच्छे से लकड़ी के किसी कैस्केट में बंद करके रखा गया था। अब ये जो ड्राइवर्स थे जो जानते नहीं थे कि इन ट्रक्स में ड्रोन्स हैं, तो ये इन ट्रक्स को ड्राइव करके अंदर की तरफ ले गए, रशिया में काफ़ी डीप जो है टेरिटरीज में लेकर गए। और पहले से उनको पता होगा यूक्रेन वालों को कि जो ट्रक्स हैं ये किसी फलाने फलाने मिलिट्री स्टेशन के पास में जाके पार्क होंगे। तो वहां पर जैसे ही जाके आपके ड्राइवर्स ने इनको पार्क किया, तो यूक्रेनियंस ने जिस भी आपके बंद कैस्केट में ड्रोन्स को रखा था, तो रिमोटली वो जो आपके कवर्स थे उन कैस्केट्स के वो खोल दिए एंड वहां से फिर इन्होंने ड्रोन उड़ाए। इन ड्रोन्स की मदद से रशिया के काफी सारे एयर बेसेस पर जो है इन्होंने हमला किया एंड वहां पर जो रशियन बॉम्बर्स खड़े हुए थे, रशियन बॉम्बर्स के को जो है के ऊपर इन्होंने अटैक किया और काफी सारे बम्बर्स को इन्होंने तबाह कर दिया। उसके अलावा एक न्यूक्लियर, आपकी रशिया की एक न्यूक्लियर सबमरीन्स की फैसिलिटी थी, उसको भी इन्होंने बॉम्ब किया और काफी नुकसान जो है रशिया का कुल मिलाकर उस अटैक में इन्होंने कर दिया था। अब उसके बाद से इतना तो पता था कि रशिया वाले हमला तो करेंगे। पुतिन इतना अच्छा आदमी तो नहीं है कि इस चीज को ऐसे ही जाने दे, ऐसे ही छोड़ दे। तो ये तो पता था कि रशिया जो है अटैक करेगा या रशिया जो है कुछ मेजर एस्केलेशन जो है करने वाला है। सीज फायर वीसफायर जो है वो बात की बात, अब वो मतलब एक विशफुल थिंकिंग वाली बात है। अब सीज फायर नहीं हो पाएगा, वॉर जो है एस्केलेट होगा। तो अल्टीमेटली जिस चीज़ की उम्मीद थी वही चीज़ हुई है। रशिया ने अब ये बोला है कि वो यूक्रेन का ईस्टर्न इंडस्ट्रियल रीजन है जिसका नाम है नीप्रोपेट्रोविस्क। अब यहाँ पे आप इसकी स्पेलिंग में डी देख रहे होंगे, मगर इसका प्रोनाउंसिएशन मैंने बाकायदा गूगल किया है क्योंकि अपन हिंदुस्तानियों में से किसी से इसका प्रोनाउंसिएशन होगा नहीं, तो उसमें मुझे पता चला कि डी साइलेंट है। इसको नीप्रोपेट्रोविस्क के नाम से प्रोनाउंस करते हैं। तो रशिया ने ये बोला है कि यूक्रेन का जो ये ईस्टर्न इंडस्ट्रियल रीजन है नीप्रोपेट्रोविस्क, इसमें ये लोग अब जो है अपना मिलिट्री को मूव करा रहे हैं एंड यहाँ इस रीजन के ऊपर जो है वो अपना हमला करेंगे। अभी तक जितना 3 साल की जो लड़ाई झगड़े चल रहे थे, अभी तक इस रीजन के ऊपर रशिया ने ना तो अपना कोई दावा किया था, ना इस रीजन के ऊपर कोई किसी तरीके का उन्होंने एक्शन लिया था। मगर अब फाइनली जब ये ड्रोन का अटैक किया गया यूक्रेन वालों की तरफ से, तो उसके जवाब में जो मिलिट्री ऑफेंसिव है 3 साल में पहली बार अब इस रीजन में जो अभी तक अनछुआ था इस पूरे कह सकते हैं इस कन्फ्लिक्ट से, उसमें भी जो है लॉन्च कर दिया गया। और इसी के साथ में अब बहुत तगड़ा टेरिटोरियल एस्केलेशन हो गया है। पीस टॉक्स जैसा कि मैंने आपको बताया पॉसिबल ही नहीं है, और इसी के साथ ये वॉर जो है आप कह सकते हैं और ज्यादा अब खिंचने वाला है एंड और ज्यादा जो है अनफॉर्चुनेटली लोग इसका शिकार होंगे। Dnipropetrovsk is not among the 5 Ukrainian regions over which Russia has asserted a formal territorial claim। तो यूक्रेन के जो अलग अलग इलाके हैं उसमें से कुल मिला के उसके 5 ऐसे रीजन्स हैं जिसके ऊपर रशिया ने अपना टेरिटोरियल क्लेम किया है या फिर उनके ऊपर अटैक किया है, उनके ऊपर कब्जा करके रखा हुआ है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसको अपने इन्फ्लुएंस में ले रखा है। नीप्रोपेट्रोविस्क जो था वो इन 5 रीजन्स में शामिल नहीं था। मगर वही बात की अल्टीमेटली अब आपने रशिया जैसी पावर को छेड़ा है तो कुछ ना कुछ रिटेलिएशन तो होना था। तो अब वो भी इलाके जिनके ऊपर वो अभी तक क्लेम नहीं कर रहा था उसके ऊपर भी जो है इन लोगों ने जो है अल्टीमेटली अपना मिलिट्री आप कह सकते हैं ऑफेंसिव लॉन्च कर दिया है। अब ये जो पूरा का पूरा रीजन है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि रशिया का एक ये यूक्रेन का एक मेजर इंडस्ट्रियल हब है एंड यहाँ पर अब अगर रशिया वाले एडवांस करके अंदर आते हैं और इस इलाके को कब्जे में लेते हैं तो इससे 2 चीजें होंगी। एक तो इस इलाके में जो इंडस्ट्री है उसकी मदद से यूक्रेन की इकोनॉमी भी चल रही है, और या फिर यूं बोलना चाहिए कि यूक्रेन की इकोनॉमी का जो बड़ा हिस्सा है यहाँ पर चलने वाली इंडस्ट्री के ऊपर डिपेंड है। दूसरा, ये इंडस्ट्री में जो भी प्रोडक्शन हो रहा था कहीं ना कहीं वो इसकी मदद से यूक्रेन की मिलिट्री को भी सपोर्ट कर रहे थे। तो अब अगर रशिया वाले इस रीजन में एडवांस करते हैं और ये सारा इंडस्ट्रियल रीजन अगर रशिया के कब्जे में आता है
तो इससे एक सीरियस नॉक ऑफ इफेक्ट जो है वो यूक्रेन की मिलिट्री और इकोनॉमी दोनों के ऊपर पड़ेगा, जो अभी हाल फिलहाल स्ट्रगलिंग स्टेट में है। आप देखें ये किसी से मतलब छुपा हुआ नहीं है, एकदम खुला हुआ एक अब सच है कि यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोपियन यूनियन का अभी यूं बोलना चाहिए कि वेस्टर्न यूरोप के जो मेजर देश हैं, अगर वो यूक्रेन को सपोर्ट ना कर रहे होते तो यूक्रेन अब तक ये लड़ाई हार चुका होता। इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप और जेलेंस्की के बीच में जो बहस हुई थी व्हाइट हाउस में, जो एकदम लाइव चली थी पूरी दुनिया में, उसमें उसने क्लियर कर दिया था कि अगर हमने आपको वेपन सप्लाई नहीं किए होते तो आप 2 हफ्ते ना टिक पाते, आप रशिया के खिलाफ 2 हफ्ते ना टिक पाते। तो जितनी आप लड़ाई कर रहे हैं, तो 3 साल से कंफ्लिक्ट खिंच रहा है, उसके पीछे की वजह जो है वो यूरोपियन सपोर्ट है, जो वेस्टर्न यूरोपियन नेशंस का आपको सपोर्ट मिल रहा है, और प्लस सबसे मेजर आपका यूनाइटेड स्टेट्स जो आपको वेपन सप्लाई कर रहा है, उसके कारण जो आप लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। इसके अलावा भी मगर ओवरऑल जो थोड़ा बहुत इनका अपना होम ग्रोन जो सपोर्ट था मिलिट्री के लिए, जिसकी मदद से अपना देश चला रहे थे, वो उसका एक बड़ा हिस्सा जो है इस रीजन से आता था। अब अगर ये रीजन भी यूक्रेन के हाथ से निकल गया तो कहीं ना कहीं उनकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। इसको जैसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं, उनके पैर उखड़ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं शायद 2 चीजें हो सकती हैं, या तो यहाँ से अब अगर इनके पैर उखड़े तो शायद उसके बाद यूक्रेन जो है कहीं ना कहीं सीज फायर की तरफ जाए, रशिया की शर्तों पर ही जाए मगर अल्टीमेटली जाए, या फिर वही बात होगी कि यूनाइटेड स्टेट्स और वेस्टर्न यूरोपियन नेशन इसको और ज्यादा आर्म करें और ज्यादा लड़ाई खींचे। जो भी है, जैसा कि मैंने इसके पहले भी थोड़ी देर पहले कहा था कि ये वॉर कहीं से कहीं तक खत्म होने की स्थिति में नहीं दिख रहा, और चीजें भी और ज्यादा खराब होंगी, और जो आपके बेगुनाह लोग होते हैं अल्टीमेटली वही इसकी जो है कीमत चुकाएंगे। हाल फिलहाल ये जो एक बड़ा इंडस्ट्रियल रीजन है पेट्रोवेस्क, इसकी एस्टिमेटेड पॉपुलेशन अराउंड 3 मिलियन के आसपास थी। रशिया ने अपना ऑफेंसिव जब लॉन्च नहीं किया था, उसके पहले पहले इसकी पॉपुलेशन लगभग 3 मिलियन के आसपास थी। अब ये डिक्लेरेशन होने के बाद में ये भी है कि बड़ी मात्रा में लोग यहाँ से भागेंगे, फिर रिफ्यूजी क्राइसिस वगैरह होगा, तो काफी चीजें होने वाली हैं। और रशिया और उस पूरे आपके ईस्टर्न यूरोप के इलाके में जहाँ पे पॉपुलेशन वैसे ही बहुत ज्यादा कम है, 3 मिलियन अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है। अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो छोटी बात है, 3 मिलियन कितना 30 लाख होता है, तो अपने जो टियर 2 या टियर 3 के कई सारे शहर हैं उसमें भी आपको इतनी पॉपुलेशन मिल जाएगी। बट इस इलाके में ईस्टर्न यूरोप में अगर आप बात करेंगे, इतनी 3 मिलियन की पॉपुलेशन सिग्निफिकेंट होती है, तो कुल मिलाकर एक बहुत बड़ा रीजन है। और अब इसके ऊपर जिस किसी का भी वो महान प्लान था रशिया के ऊपर ड्रोन मारने का, उसकी कीमत अब ये रीजन अल्टीमेटली चुकाने वाला है, कम से कम फिलहाल यहाँ से दिख रहा है। ये फोटोग्राफ देख लीजिए रीजन की, ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। ये पूरा यूक्रेन का मैप है, ये यहाँ पे ये रशिया है, ये पूरा जो रीजन आपको दिख रहा है ये रशिया का है, ठीक है जी। और ये जो इलाके हैं जिन पे मैं नंबरिंग करता जा रहा हूँ, 3, 4, 5, ये रीजन्स जो है इनके ऊपर रशिया ने अपना ऑफेंसिव लॉन्च करके अल्टीमेटली इनको डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपने कब्जे में ले रखा है। इस रीजन के ऊपर जो रेड कलर से आपको देखने को मिल रहा है, ये है नीप्रोपेट्रोविस्क। इसके ऊपर अब तक रशिया वालों ने हाथ नहीं रखा था, और ना वो उसको क्लेम कर रहे थे। तो कुल मिलाकर यही था कि वो मानकर चल रहे थे। इनफैक्ट पुतिन जो है अभी तक बहुत आप कह सकते हैं कि रीजनेबल तरीके से वॉर लड़ रहा है। ये जो पूरे रीजन है जिसके ऊपर वो क्लेम कर रहा था, इसके अलावा उसकी कोशिश ये थी कि ये वाला रीजन भी जो है यूक्रेन का ले लिया जाए। इसके बाद होगा ये कि अल्टीमेटली यूक्रेन हो जाएगा पूरी तरीके से लैंड लॉक्ड, और रशिया को एक कम से कम सिक्योरिटी का एक एश्योरेंस मिल जाएगा कि नेटो वाले ना तो अब वाटर के रास्ते रशिया पे अटैक कर सकते हैं, और यूक्रेन से भी अगर आने की कोशिश करेंगे तो काफी एक बफर टेरिटरी जो है आपके पास में है, डायरेक्ट आप रशिया तक नहीं पहुंच सकते, पहले आपको यूक्रेन की जमीन पर ही जो है रशियन फोर्सेस का सामना करना पड़ेगा। तो अभी तक जो है ये वाली स्थिति थी कि 1, 2, 3, 4, 5 इन रीजन के ऊपर कब्जा रशिया ने कर रखा है, और इस रीजन के ऊपर जो है वो कब्जा करने की कोशिश में लगा हुआ था कि किसी तरीके से यूक्रेन को लैंडलॉक कर दिया जाए। मगर अब जिस तरीके से विस्क की तरफ में इन्होंने जो है ऑफेंसिव लॉन्च किया, कल को हो सकता है ये वाले रीजन इन रीजन पे भी जो हमला करके रशिया इनको एनेक्स कर ले। अब कुछ कहा नहीं जा सकता, कुल मिला के अब शेर के मुंह में खून लगने वाली बात है, चीजें यहाँ से कहाँ जाएंगी कुछ कहा नहीं जा सकता। पॉइंट ये है, अपने को ध्यान रखना है कि नीप्रोपेट्रोविस्क जो है ये अल्टीमेटली यूक्रेन की इंटीरियर टेरिटरी है, रशिया के साथ में ये कॉन्टैक्ट में नहीं आता। ये पूरी तरीके से अगर आप रशिया यूक्रेन के दूसरे रीजन की बात करें तो उनके बीच में लैंड लॉक्ड है, रशिया के साथ में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं है। चले, अब ये जो 5 रीजन हैं जिनके ऊपर रशिया ने अपना फॉर्मल टेरिटोरियल क्लेम कर रखा है, जिनके ऊपर कब्जा किया हुआ, इनके भी नाम हम देख लेते हैं और इनके रीजन्स भी देख लेते हैं। सबसे पहले क्रीमिया, तो ये तो खैर 2014-15 के आसपास में हथिया लिया था। फिर दूसरा है डोनेट्स्क, तीसरा है लुहांस्क, चौथा है खेर्सन, एंड 5वां है ज़ेपोरिज़िया, या फिर जो भी इसका प्रोनाउंसिएशन होता है, आई एम नॉट एबल टू प्रोनाउंस इट करेक्टली। तो ये 5 रीजन जो हैं इनके ऊपर अभी कब्जा इन्होंने ये रशिया ने कर रखा था। देखिए क्रीमिया थोड़ा ज्यादा रेड कलर में, क्योंकि इसको पहले से कब्जे में ले रखा था। उसके बाद में खेरसन, ज़ेपोरिज़िया, डोनेट्स्क एंड लुहांस्क, इतने इलाके जो है कब्जा कर रखे थे। और अब ये नीपेट्रोविस्क या जो भी इसका नाम है, इस रीजन के ऊपर जो है यहाँ से अब ऑफेंसिव लॉन्च रशिया वाले करने वाले हैं। तो ये अपने को ध्यान रखना है कि ये कौन कौन से रीजन्स हैं। क्रीमिया जो है वो एकदम ब्लैक सी में लगता है, खेरसन और ये इसके अलावा जितना ही रीजन्स हैं ये सारे के सारे रशिया के साथ में बॉर्डरिंग रीजन्स हैं, जिसके ऊपर अभी फिलहाल रशिया का डायरेक्ट इनडायरेक्ट कब्जा है। और अब ये जो है इंटीरियर रीजन्स वगैरह हैं जिसके ऊपर ये लोग अपना ऑफेंसिव वगैरह यहाँ से लॉन्च करने के मूड में दिख रहे हैं। तो ये हो गया अपना समाचार। अपने पॉइंट ऑफ व्यू से काम की यही चीज़ है मैप के हिसाब से कि क्रीमिया जो है वो किन रीजन्स के साथ कॉन्टैक्ट में आता है, ये रीजन्स जो है अल्टीमेटली किस क्षेत्र में पड़ते हैं, या फिर अब ये जो अपना नया रीजन जिसके बारे में इन्होंने बोल दिया है नीप्रोपेट्रोवस्क,
ये कहाँ पर है, तो फिलहाल अपने को याद रखना है कि ईस्टर्न यूरोप में है, यूक्रेन का पार्ट है। इतने कुछ पॉइंट्स यहाँ से आपके ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चंस बनते हैं उसके लिए बनकर तैयार होते हैं, तो ये अपने को याद रखने हैं। बाकी ये न्यूज़ तो अभी और ज़्यादा आगे बढ़नी है, ये शायद ना पहला रीजन है ना आखिरी रीजन है जिसके ऊपर रशिया अपना ऑफेंसिव लॉन्च करेगा, तो देखते हैं कहाँ पर जाकर ये चीज़ रुकती है। अंग्रेजी में कहते हैं वेयर द बक स्टॉप्स, तो देखा जाएगा। मगर अल्टीमेटली अभी अपने लिए फिलहाल ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये रीजन और उसके बाद में ये रीजन मैटर करते हैं, ये अपने को ध्यान रखना है। चलें, दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज़। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। चले नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। तो अगला समाचार ये है कि उड़ीसा गवर्नमेंट नॉन वेजिटेरियन फूड और लिकर यानी कि शराब की बिक्री को पूरी तरह से पुरी टेम्पल के आसपास बैन करने वाली है। जो भगवान जगन्नाथ का पुरी का टेम्पल है, अब उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा ये अनाउंस किया गया है कि उसके 2 किलोमीटर की रेडियस में नॉनवेज का यानी कि मांस का और शराब का किसी भी तरीके से क्रय विक्रय नहीं किया जा सकता। मतलब अगर हम लोग ये मान लें कि हमारा जो जगन्नाथ भगवान का टेम्पल है अगर वो यहाँ पर है, तो इससे 2 किलोमीटर का रेडियस लगभग इतना कुछ बनता है, तो इतने पूरे रीजन में आप किसी भी तरीके का नॉनवेज फूड या फिर अल्कोहल नहीं बेच सकते। ये डिसीजन जो है उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया है और इसको बहुत जल्दी इंप्लीमेंट करवाया जाएगा। ये घोषणा की गई है स्टेट लॉ मिनिस्टर पृथ्वीराज हरिचंदन के द्वारा, और उनका कहना यह है कि ये डिसीजन इसलिए लिया गया है ताकि जो आपका होली टाउन है, पूरी का पूरा जो टाउन है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा होली है, हिंदुओं के लिए काफ़ी मायने रखता है, तो उसकी सैंक्टिटी जो है उसको, या फिर यूँ बोलना चाहिए उसकी जो पवित्रता जो है उसको मेंटेन किया जा सके। तो अगर जैसे आपका टेम्पल यहाँ पर है और इसके 2 किलोमीटर की रेडियस एक फेयर रीजन है, जितने में आपकी जितनी भी रिलीजियस एक्टिविटीज़ हैं और उससे रिलेटेड जो भी सामान है, जो पिलग्रिम्स आते हैं, वो सब रुकने वुकने का जो भी आपका सारा इस रीजन में होता है, तो इतने रीजन में इस तरीके की एक्टिविटीज़ वगैरह ना हो सके, किसी की भावनाओं को किसी तरह से जो है नुकसान ना पहुंचाया जा सके, कोई गलत काम ना हो, सब बातों को ध्यान में रखते हुए पूरे होली टाउन की सैंक्टिटी या फिर उसकी पवित्रता का भी जो है इंश्योर किया जा सके, उसके लिए कदम उठाया गया। हालांकि इन्होंने ये नहीं बताया कि बैन किस दिन से लागू होगा, फोर्स में कब आएगा, मगर इनका अल्टीमेटली कहना यह है कि ये लागू होगा। तो ऑब्वियस ये बात जब डिक्लेरेशन कर दिया है तो 1 महीना 2 महीना 6 महीना जितना भी लगता है उसके उसमें वो अल्टीमेटली अपना प्लान बनाकर इसको इंप्लीमेंट करवाएंगे। तो ये अपना समाचार हो गया। अब जाहिर सी बात है, इस तरीके की जब न्यूज़ आती है तो फिर इस पर राजनीति भी होती है, पक्ष विपक्ष 10 तरीके की बातें करते हैं, सोशल मीडिया पर डिबेट चढ़ जाती हैं, तो इसलिए जो है न्यूज़ थोड़ा सा अपने लिए इंपॉर्टेंट हो गई है। यूपीएससी में तो खैर चांसेस नहीं है, मगर जो दूसरे एग्जामिनेशन है, आरआरबी हो गया, एसएससी हो गया, और जो आपके एसएससी का सीएचएसएल का पेपर हो गया, सीएचएल का पेपर हो गया, सीजीएल का पेपर हो गया, इसमें ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रिसेंटली किस मंदिर के प्रेमाइसेस में आपका ये, या किस मंदिर के आसपास के क्षेत्र में नॉनवेज और अल्कोहल जो है बैन किया गया है। तो जवाब याद रखना है पुरी टेम्पल। एंड अगर ये पूछा जाए कि पुरी टेम्पल के कितने रेंज में जो है इसको बैन किया गया है, तो अपने को याद रखना है 2 किलोमीटर रेडियस। हो सकता है भटकाने के लिए वो 2 किलोमीटर डायमीटर भी बोल दें, ठीक है जी, हो सकता है कि वो भटकाने के लिए 2 किलोमीटर डायमीटर भी बोल दें, मगर नहीं, ध्यान रखना है 2 किलोमीटर रेडियस में अगर कहीं की बात की गई है कि अगर मंदिर यहाँ पर है और इसके 2 किलोमीटर रेडियस इतना बनता है, तो इतने रीजन में जो है आप ये जो भी चीज़ें हैं इनको नहीं बेचोगे। चले, इससे ज़्यादा यहाँ से कुछ काम का नहीं है, सीधा सीधा एक ही क्वेश्चन बनता है, तो अपने को इसको ध्यान रखना है। चले आगे बढ़ते हैं। चले नेक्स्ट न्यूज़ डिस्कस करते हैं। इस न्यूज़ में हमको इंडिया और मंगोलिया के बीच में जो मिलिट्री एक्सरसाइज चल रही है उसके बारे में बातचीत करनी है। रिसेंटली देखा गया है कि मिलिट्री एक्सरसाइजेस एग्जामिनर्स का एक बड़ा फेवरेट टॉपिक बन गया है, एंड खासतौर पे वो मिलिट्री एक्सरसाइजेस जो काफ़ी लंबे वक्त से कंडक्ट की जा रही हैं, हमारे मित्र देशों के साथ में कंडक्ट की जा रही हैं, उसके ऊपर रेगुलरली सवाल पूछे जा रहे हैं, चाहे यूपीएससी के एग्जाम्स हों, चाहे नॉन यूपीएससी के पेपर्स हों, और खासतौर पर डिफेंस की अगर हम लोग बात करें तो उन एग्जामिनेशंस में मिलिट्री एक्सरसाइजेस के ऊपर क्वेश्चन रेगुलरली आ रहे हैं। तो एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, हमको इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। चलें डिस्कस करते हैं। तो समाचार यह है कि इंडिया और मंगोलिया के बीच में हर साल एक मिलिट्री एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है नोमैडिक एलिफेंट। इसका जो 17th एडिशन है या इसका जो 17वां संस्करण है वो 31 मई से शुरू हुआ था और 13 जून तक चलने वाला है, और ये इस साल मंगोलिया के स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग सेंटर में कंडक्ट करवाया जा रहा है। मंगोलिया का कैपिटल है उलान बतर, उसमें वहाँ पर उनके पास में स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग सेंटर होगा, वहाँ पर ये 2 हफ्ते की जो आपकी ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है उसका 17वां संस्करण या 17th एडिशन जो है उसको परफॉर्म करवाया जा रहा है, और इस एक्सरसाइज का नाम क्या है? नोमैडिक एलिफेंट। अब ये जो 2 हफ्ते की एक्सरसाइज है ये एक एनुअल इवेंट है, साल में एक बार ये एक्सरसाइज होती है और अल्टरनेटिवली कंडक्ट की जाती है। एक बार इंडिया में कंडक्ट होती है, फिर एक बार मंगोलिया में कंडक्ट होती है, फिर इंडिया में कंडक्ट होती है, फिर मंगोलिया में कंडक्ट होती है। इस तरीके से अल्टरनेटिवली साल में एक बार इसे कराया जाता है। तो 2024 में ये एक्सरसाइज भारत के मेघालय में एक जगह पड़ती है उमरोई, वहां पर कंडक्ट की गई थी जुलाई में, ठीक है जी। अब 2025 में ये आपकी एक्सरसाइज जो है उलान बतर में जो मंगोलिया का कैपिटल है वहां पर कंडक्ट की जा रही है। 2026 में एक्सरसाइज फिर से आपका इंडिया में कंडक्ट होगी, 27 में फिर आपका मंगोलिया में होगी, इस तरीके से। अब 17वां संस्करण चल रहा है और साल में एक बार एक्सरसाइज होती है, इसका मतलब 17 साल से एक्सरसाइज जो है आपकी कंडक्ट करवाई जा रही है। तो ऑब्वियसली बात
बात एक बहुत पुरानी मिलिट्री एक्सरसाइज है और किसी देश के साथ अगर आप 17 साल से या अगर एक एक्सरसाइज कर रहे हो या उसके 17 संस्करण आप कर चुके हो, तो जाहिर सी बात है उस देश के साथ में आपके रिश्ते भी अच्छे हैं, आपकी मिलिट्री टू मिलिट्री कॉन्टैक्ट भी अच्छे हैं और कहीं ना कहीं वो देश आपके लिए इंपॉर्टेंस भी रखता है, तभी आप उसके साथ में इतने लंबे वक्त से इस एक्सरसाइज को कंडक्ट करवा रहे हैं। एंड ये एक्सरसाइज जो है, दिस एक्सरसाइज रिफ्लेक्ट्स द ग्रोइंग डिफेंस कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड मंगोलिया। तो ये सब तो खैर फॉर्मल बातें हैं, ये बोल वचन आपको करना ही पड़ता है। पॉइंट ये है कि अगर ये एक्सरसाइज पे इतना फोकस किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं इसका लेना देना चाइना के साथ में जरूर होगा, चाइना के साथ में बात जाके जरूर जुड़ती होगी। खैर, हमारे लिए काम की बात यह है कि हमारे जो एमसीक्यूज यहाँ से बनेंगे वो किस किस तरीके से पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा कि ये जो एक्सरसाइज है मिलिट्री एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट, वो किस किस के बीच में होती है, या भारत जो है ये मिलिट्री एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट किस देश के साथ में करता है। जवाब अपने को याद रखना है, मंगोलिया के साथ में। अब ये जो एक्सरसाइज है भारत और मंगोलिया के बीच में होने वाली नोमैडिक एलिफेंट, ये किस तरीके की एक्सरसाइज है, एनुअल है, बाइलेटरल है, ट्राइलेटरल है, किस तरीके की एनुअली होती है, 2 साल में होती है, 3 साल में होती है, किस तरीके से, तो अपने को याद रखना है एनुअल होने वाली एक्सरसाइज है, मगर अल्टरनेटिवली होती है। एक बार अगर भारत में हुई है तो एक बार फिर मंगोलिया में होगी, फिर एक बार भारत में हुई है तो एक बार मंगोलिया में होगी, इस तरीके से ये अपने को ध्यान रखना है। चले, एंड एक क्वेश्चन और बनता है कि मंगोलिया का कैपिटल क्या है। मंगोलिया अगर अपना न्यूज में आ रहा है इस तरीके से तो एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, एग्जामिनर पूछ सकता है, तो अपने को याद रखना है मंगोलिया के कैपिटल का नाम है उलान बतर। उलान बतर, थोड़ा सा हो सकता है मैं प्रोनाउंसिएशन में इधर उधर गलती कर रहा हूँ, मगर मंगोलिया का जो कैपिटल है उसका नाम उलान बतर है। तो ये कुछ क्वेश्चंस अपने बनकर तैयार होते हैं, सीधे सीधे आपके फैक्चुअल क्वेश्चंस आएंगे, ज्यादा कुछ इसमें समझाने लायक है नहीं, मगर अपने को ध्यान रखना है। चलें, और एक लास्ट क्वेश्चन कि इसका जो इस साल कौन सा एडिशन करवाया गया, तो जवाब है 17th एडिशन करवाया गया। एंड कहाँ पर ये कंडक्ट किया गया है, तो इसका जवाब है इस बार ये मंगोलिया में कंडक्ट करवाया गया। और लास्ट टाइम 2024 में जो एक्सरसाइज हुई थी कहाँ पर हुई थी, तो अपने को ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, मेघालय में हुई थी। ये 5-7 सवाल इस पर्टिकुलर न्यूज से अपने बनकर तैयार होते हैं। और फिर एम्फेसिस करके बोल रहा हूँ, नेशनल डिफेंस एकेडमी का जो पेपर होने वाला है सितंबर अक्टूबर में, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज का जो पेपर होगा और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज का जो पेपर होगा, इन 3 एग्जाम्स के लिए, इसके अलावा एयरफोर्स के जो XY ग्रुप के पेपर होते हैं उसके लिए, अग्निवीर वगैरह के जो एग्जाम्स हैं और भी जो दूसरे आपके डिफेंस के पेपर हैं, सबके पॉइंट ऑफ व्यू से ये न्यूज अपने काम की है और इसको अपने को प्रिपेयर अच्छे से करना है। चलें, दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। चलें, नेक्स्ट न्यूज डिस्कस करते हैं। इस समाचार में हमको बात करनी है कोविड के केसेस में जो एक रिसेंट स्पाइक हमको देखने को मिला है भारत में, उसके बारे में। यूनियन होम मिनिस्ट्री ने रिसेंटली संडे के दिन डाटा रिलीज किया है एंड उसमें उनका कहना यह है कि भारत में एक्टिव कोविड केसेस की जो संख्या है वो 6000 का मार्क क्रॉस कर चुकी है, यानी कि भारत में इस वक्त 6000 से ज़्यादा लोग कोविड-19 का जो आपका वायरस है उसके शिकार हैं, उससे इन्फेक्टेड हैं। और उसमें भी जो 769 नए केसेस हैं वो पिछले 48 आवर्स में रिपोर्ट किए गए हैं। अब ये थोड़ा सा हमारे लिए अलार्मिंग बात हो जाती है कि अगर बीते हुए 48 घंटों में लगभग 800 केसेस अगर आ गए, राउंड ऑफ करके बोल रहा हूँ 769 को, लगभग 800 के करीब केसेस या 750 के करीब अगर केसेस आ गए, तो ये अपने आप में अलार्मिंग बात है। हालांकि ये डाटा जो है यूनियन होम मिनिस्ट्री के द्वारा ही रिलीज किया गया। इसमें अब ये बताया गया है कि सबसे ज़्यादा जो अफेक्टेड स्टेट है आज की तारीख में वो केरला है, उसके बाद में गुजरात है, फिर पश्चिम बंगाल है और उसके बाद में दिल्ली है। ये 4 स्टेट्स में इस वक्त सबसे ज़्यादा कोविड के केसेस रिपोर्ट किए जा रहे हैं, ये ध्यान रखना है अपने को, ठीक है। अब जाहिर सी बात है कोविड में जो 2 हम लोगों ने वेव्स देखी थी और जिस तरीके से खासतौर पर सेकेंड वेव में बड़ी मात्रा में काफ़ी कैजुअल्टीज हुई हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं उनको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था, तो उसके बाद में अब एकदम से ऐसा स्पाइक अगर आएगा तो ना सिर्फ लोगों के बीच में डर बढ़ेगा, बट साथ ही साथ सरकार भी जो है चौकन्नी हो जाएगी। प्लस क्योंकि अब हम लोगों ने कोविड की इस तरीके की 2 खतरनाक वेव देख ली हैं, तो हम लोग ज़्यादा बेहतर स्थिति में हैं इस बात को लेके कि हम लोग क्या क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपके ड्रिल्स शुरू कर दिए हैं ताकि चेक किया जा सके कि भाई आपके पास में प्रिपरेशन वगैरह कैसी है स्टेट्स की, और फैसिलिटी लेवल पर क्या प्रिपरेशन है। फैसिलिटी लेवल का मतलब क्या, आपके जो हॉस्पिटल्स हैं, क्लिनिक्स हैं और बाकी जगहें जहाँ पर आप अगर एकदम से कोविड की कोई नई वेव आ जाती है तो जहाँ पे आपके पेशेंट्स को आप रखोगे, क्वारंटीन करोगे, उस सबकी क्या व्यवस्था है। आपके पास में ऑक्सीजन की प्रॉपर अवेलेबिलिटी है या नहीं, आइसोलेशन बेड्स हैं, वेंटिलेटर्स कितने हैं, एसेंशियल मेडिसिन कितनी है, इन सारी चीज़ों को लेकर फिर आपका जो एक तरीके का ड्रिल्स शुरू हो गई है फिर से, जिसमें चेक किया जा रहा है कि आपकी फैसिलिटी लेवल पर, हॉस्पिटल लेवल पर आपकी प्रिपरेशन क्या चल रही है। हालांकि अब ऑब्वियस सी बात है सरकार अपनी तरफ से प्रिकॉशंस ले रही है, तो इससे कहीं ना कहीं सरकार की भी तारीफ की जानी चाहिए कि कल को अगर सिचुएशन एकदम से बिगड़ गई तो हम लोग 2020 या 2021 वाली स्थिति में नहीं होंगे। बट एट द सेम टाइम डॉक्टर्स का ये भी कहना है कि अभी तक जितने भी केसेस रिपोर्ट किए जा रहे हैं ये माइल्ड है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा सीवियर इन्फेक्शन देखने को नहीं मिल रहा, एंड ये मैनेजेबल है होम केयर में, यानी कि आप घर पे भी रहकर जो है अपना इलाज कर सकते हो, या फिर घर पे रहकर भी जो है आपको ठीक तरीके से आपकी देखभाल की जा सकती है। तो ये भी एक अच्छी बात है कहीं ना कहीं कि अभी अगर इस तरीके से माइल्ड केसेस निकल कर आ रहे हैं, कोई सीवियर केस नहीं निकल कर आया, मतलब कोई इसका खतरनाक म्यूटेशन अभी तक जो है मार्केट में नहीं उतरा है, हम लोग ये कह सकते हैं। हालांकि एट द सेम टाइम जनवरी से लेकर अब तक कोविड के चलते 65 मौतें हो चुकी हैं, 65 डेथ्स जो है वो रिपोर्ट की जा चुकी हैं कंट्री में। तो ये भी अपने आप में एक चिंता का विषय है। ईश्वर से बस ये कामना की जा सकती है कि ये बढ़े ना, ये कंटेन रहे और फिर एक नई वेव जो है उसका सामना हमारे देश को ना करना पड़ जाए। तो ये सारी चीज़ें जो है इस वक्त चल रही हैं, एंड
कोविड को लेकर जो जैसे भी आगे फिर इसमें प्रोग्रेस होती है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, बट एट द सेम टाइम मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट भी करूंगा कि अगर चीज़ें जैसे अब रिपोर्ट होने लगी हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमको भी जो है फिर से अपना ध्यान रखना शुरू करना चाहिए। मास्क लगाने की तो चले अभी नौबत नहीं आई है, बट फिर भी वही अपना जो पर्सनल हाइजीन होता है, हाथ पैर धोना, एक सर्टेन डिस्टेंस मेंटेन रखना, इन सारी चीज़ों का कम से कम हमको भी ध्यान रखना चाहिए। चलें, दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज़। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ डिस्कस करते हैं। तो इस समाचार में हमको बात करनी है हमारे इंडियन एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला साहब के बारे में। इनकी फोटोग्राफ आपको स्क्रीन पे दिख ही रही है। एंड जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि हमारा जो पहला मैन्ड स्पेस मिशन होने वाला है गगनयान, उसके लिए इनको सेलेक्ट किया गया है, तो ये इस मिशन में जाएंगे ही जाएंगे। अब गगनयान मिशन में इनको स्पेस में भेजने के पहले इसरो ये चाहता था कि इनको स्पेस में कैसे रहा जाता है उसका एक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस रहे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और इस एक्सपीरियंस को दिलाने के लिए इसरो ने फिर ये प्लान किया कि इनको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे भेजा जाए और कुछ दिन इनको वहाँ पर रखा जाए। तो इससे जो एक्सपीरियंस इनको मिलेगा स्पेस में रहने का, वो जब हमारा अपना मैन्ड मिशन हम लोग लॉन्च करेंगे तब ये एक्सपीरियंस हमारे काम आएगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए इसरो ने नासा के साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया। इसरो और नासा के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ जिसमें यह डिसाइड किया गया कि नासा जो है हमारे शुभांशु शुक्ला साहब को स्पेस में लेकर या इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में लेकर जाएगा। और उसके लिए एक मिशन प्लान किया गया जिसका नाम है एक्सियम 4 मिशन। इस मिशन के तहत में इनको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में लेकर जाना है, वहां पर फिर ये रहेंगे, कुछ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करेंगे, स्पेस में रहने का अनुभव इनको मिलेगा और अल्टीमेटली ये सारा का सारा अनुभव फिर हमारा जो मैन्ड मिशन रहेगा गगनयान मिशन का उसमें काम आएगा। तो अब समाचार ये है कि ये जो एक्सियम 4 मिशन के तहत में इनको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में लेकर जाया जाना है, उसकी अपनी स्पेस जर्नी है शुरू करने वाले हैं। बहुत जल्दी जो है इनको स्पेस में भेजा जा रहा है। भारतीय समय अनुसार मंगलवार को 5:52 पर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग स्पेस एक्स का एक आपका स्पेस क्राफ्ट है जिसका नाम है ड्रैगन एयरक्राफ्ट, जिसको उसके फैल्कन 9 रॉकेट के ऊपर माउंट किया जाएगा और वो जो है आपका अमेरिका के कैनेडी स्पेस सेंटर से लिफ्ट ऑफ करेगा फ्लोरिडा में, जिसमें हमारे शुभांशु शुक्ला साहब और इनके साथ में इनके 3 और क्रू मेंबर्स हैं। इनको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर लेकर जाया जाएगा जहां पर ये एक्सियम 4 मिशन के तहत में कुछ स्पेस एक्सपेरिमेंट्स वगैरह परफॉर्म करेंगे। जीरो ग्रेविटी में कैसे रहना है, उसका एक्सपीरियंस कैसा है, उसको क्या फील है, वो सारी चीज़ों को अनुभव करेंगे और अल्टीमेटली वो सारा अनुभव लेकर वापस आएंगे, ताकि जब इनको फिर से स्पेस में भेजा जाए गगनयान मिशन के तहत में तब ये सारा अनुभव हमारे काम आ सके। तो ये हो गया अपना समाचार। अब ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि शुभांशु शुक्ला राकेश शर्मा के बाद में दूसरे भारतीय हैं जो 41 साल के बाद स्पेस में जाने वाले हैं। इनके पहले 41 ईयर्स बिफोर 1984 में राकेश शर्मा सोवियत यूनियन का स्पेस क्राफ्ट हुआ करता था जिसका नाम था सोयूज एयरक्राफ्ट। इस सोयूज एयरक्राफ्ट पर 8 दिनों के लिए स्पेस ऑर्बिट में गए थे एंड उसके बाद से फिर कोई दूसरा भारतीय स्पेस में नहीं गया। अब शुभांशु शुक्ला जो है वो दूसरे भारतीय होने वाले हैं 41 साल के बाद में जो स्पेस में जाने वाले हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, एक चीज और जो एक समानता इनके बीच में और निकल के आती है वो ये है कि दोनों के दोनों नेशनल डिफेंस एकेडमी के पास आउट हैं, दोनों के दोनों एयरफोर्स में फाइटर पायलट रहे हैं। इनफैक्ट ये तो खैर फाइटर पायलट थे, शुभांशु शुक्ला अभी भी जो है एयरफोर्स के पायलट हैं एंड ये स्पेस में जा चुके हैं और शुभांशु शुक्ला इज फॉलोइंग द लाइन एंड 41 ईयर्स के बाद में दूसरा भारतीय जो है वहां पे पहुंचने वाला है। तो ये तो जो है अपना समाचार हो गया। अब जब इनका अल्टीमेटली लॉन्च होगा जो हमारे लिए काफी गर्व की बात है, फिर वहां पे पहुंचेंगे, फिर किस तरीके से वहां पे रहते हैं, क्या एक्सपीरियंस लेकर आते हैं और उस सबकी मदद से फिर हमारा गगनयान मिशन कितना सक्सेसफुल रहता है, वो सारी अभी आगे फ्यूचर में डेवलप होने वाली चीजें हैं वो हम लोग देखेंगे। यहाँ पे ये जो न्यूज है अब इसमें से क्वेश्चन कौन कौन से बनकर तैयार होंगे। तो पहला तो क्वेश्चन यही बनेगा कि आपका पहला क्वेश्चन तो हालांकि ये बहुत आपका ट्रिवियल क्वेश्चन है, इसके आने की संभावना नहीं है, बट फिर भी एक तो क्वेश्चन यही बनेगा कि स्पेस में जाने वाला पहला भारतीय कौन था। तो जवाब है राकेश शर्मा। कब गए थे? 1984 में गए थे। और तीसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है इसका, ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनता है कि कौन से देश की मदद से गए थे और उस देश के जिस स्पेस क्राफ्ट की मदद से गए थे उसका नाम बताओ। तो सोवियत यूनियन जो है उसकी मदद से गए थे और सोवियत यूनियन के सोयूज स्पेस क्राफ्ट पे गए थे। राकेश शर्मा स्पेस में गए थे, ये हमको 4वीं 5वीं के बच्चों को भी पढ़ाया जाता है, तो ये तो सवाल कोई नहीं पूछने वाला। मगर ये क्वेश्चन जरूर बन सकता है कि किस देश की मदद से गए थे एंड उसमें भी ये और ज्यादा टफ क्वेश्चन बन जाएगा कि अगर सोवियत यूनियन की मदद से गए थे तो जिस स्पेस क्राफ्ट से गए थे उसका नाम बताओ। तो ये नाम अपने को याद रखना है। सोयूज स्पेस क्राफ्ट पर 1984 में 8 दिन के लिए वो स्पेस में गए थे, 8 दिन के लिए वो स्पेस में रहे थे एंड इनको जिस मिशन के तहत में भेजा जा रहा है उसका नाम बताना है शुभांशु शुक्ला को, तो इसको अपने को याद रखना है एक्सियम 4 मिशन। एक्सियम 4 मिशन क्या है? इसके तहत में इनको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में लेकर जाया जाएगा, वहां पर ये काफी सारे स्पेस में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे और बाकी इनका फिर वहां पर जीरो ग्रेविटी में किस तरीके से रहना है वो भी अपने आप में एक अनुभव है, वो सारी चीजें और बाकी जो भी अपने एक्सपेरिमेंट्स वगैरह में जो भी चीजें से करवाई जानी है वो सब कर करा के वापस आएंगे। अच्छा, इनको लॉन्च कौन कर रहा है? ये पूरा का पूरा जो आपका एक्सियम 4 मिशन है वो किसके बीच में किसके बीच में सेटअप हुआ है? तो जवाब हो जाएगा इसरो और नासा ने जो है उनके बीच में कोलैबोरेशन हुआ था और उसके बाद फिर ये डिसाइड किया गया कि एक्सियम 4 मिशन के तहत इनको भेजा जाएगा। लॉन्च किसने किया है? स्पेस एक्स ने किया है। स्पेस एक्स के कौन से स्पेस क्राफ्ट ने? उसका नाम है ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट और
उसको लॉन्च किसने किया था? फैल्कन 9 ने। इतने कुछ बातें हैं जो अपने को याद रखनी है। और एक ये भी पूछा जा सकता है कि आपके कहाँ से लॉन्च किए गए थे, तो कैनेडी स्पेस सेंटर जो है फ्लोरिडा में, वहाँ से इनको लॉन्च किया गया था। इतने कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। गर्व करने की अपने आप में एक बात है कि एक भारतीय जो अल्टीमेटली फिर से स्पेस में जा रहा है, और कहीं ना कहीं बहुत जल्दी हमारा भी जो है स्पेस प्रोग्राम शुरू होगा। तो ये कुछ अपने फैक्ट्स हैं जो अपने को याद रखने हैं। यहाँ से क्वेश्चंस आने की संभावनाएं हाई हैं। इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, अच्छे से इसको प्रिपेयर करिएगा। चलें, दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज़। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। इस समाचार में हमको एक स्कॉलरशिप के बारे में बात करनी है जिसका नाम है रोड्स स्कॉलरशिप। रोड्स स्कॉलरशिप एक बहुत प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप है और ये ऑक्सफोर्ड में पढ़ने के लिए दी जाती है। अगर किसी भी देश का कोई व्यक्ति है जिसमें काबिलियत है, क्षमता है, मगर अगर वो ऑक्सफोर्ड में पढ़ना अफोर्ड नहीं कर सकता, तो उसको फिर वहाँ पे पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में एक स्कॉलरशिप दी जाती है। बहुत प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप है। नाम क्या है? रोड स्कॉलरशिप। और ये देता कौन है? तो एक ट्रस्ट के द्वारा यह स्कॉलरशिप दी जाती है और इस ट्रस्ट का नाम है द रोड्स स्कॉलरशिप ट्रस्ट। इसके द्वारा ये स्कॉलरशिप दी जाती है। अब सवाल उठेगा कि भाई ये न्यूज़ में क्यों है, समाचार में क्यों बना हुआ है? तो जवाब यह है, द ट्रस्ट इज नाउ एमिंग टू इंक्रीज द नंबर ऑफ स्कॉलरशिप्स फॉर इंडियंस फ्रॉम 2028 टू अलाइन विद कंट्रीज पॉपुलेशन स्ट्रेंथ। मतलब ये कि भारत के जो स्टूडेंट्स थे अभी तक, उनको ये जितनी स्कॉलरशिप्स देता था, अब इसका इरादा यह है कि 2028 से उन स्कॉलरशिप्स के नंबर्स में इजाफा किया जाए और जितनी भारत की पॉपुलेशन है उसी पॉपुलेशन स्ट्रेंथ के प्रोपोर्शन में जो है नंबर ऑफ स्कॉलरशिप्स रोड्स ट्रस्ट के द्वारा भारतीय स्टूडेंट्स को ऑक्सफोर्ड में पढ़ने के लिए दी जाए। करेंटली अगर हम बात करें तो 6 स्कॉलरशिप जो हैं इंडियन कैंडिडेट्स को ऑफर की जाती हैं साल भर में। अब देख लीजिए कितना कॉम्पिटिटिव होगा और कितने कम मतलब कितने आपके ब्रिलियंट और टैलेंटेड लोगों को जो है स्कॉलरशिप मिलती होगी। 1.4 बिलियन की अपनी टोटल पॉपुलेशन है, उसमें से कितने कम जो लोग हैं उनको ऑक्सफोर्ड में पढ़ने के लिए मौका मिलता होगा। और उसमें भी कुल मिलाकर सिर्फ 6 स्टूडेंट्स ऐसे हैं या 6 आपके कैंडिडेट्स ऐसे होते होंगे जिनको ये एक साल में जो ये स्कॉलरशिप आपको ऑफर करते होंगे। हालांकि अब इनका कहना यह है कि जाहिर सी बात है, इतना बड़ा देश जिसमें 1.4 बिलियन पॉपुलेशन है, उसमें सिर्फ 6 स्टूडेंट्स को हम लोग स्कॉलरशिप ऑफर करें, ये शायद ठीक नहीं है। तो हम लोग इस नंबर को 2028 से बढ़ाएंगे और जितना आपकी पॉपुलेशन स्ट्रेंथ है उसके अकॉर्डिंग जितना आपकी फिर एप्लीकेशंस आती हैं ऑक्सफोर्ड में, जितने आपके स्टूडेंट सिलेक्ट होते हैं, उसके हिसाब से हम लोग इस नंबर को जो है अलाइन करने वाले हैं। इसके अब ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ इंडिया के ऊपर ये लोग ये एहसान कर रहे हैं। इंडिया के अलावा 2 देश और हैं जिनकी जो नंबर ऑफ स्कॉलरशिप्स ये लोग देते हैं उनको बढ़ाने के बारे में इनका इरादा है। एक है चाइना और दूसरा है अफ्रीका। इन दोनों देशों की भी जो है स्कॉलरशिप्स वगैरह को ये या नंबर ऑफ स्कॉलरशिप्स ये लोग जो ऑफर करते हैं उसको ये बढ़ाना चाह रहे हैं। तो वो खैर उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। हमारे लिए इसलिए काम का हो जाता है कि इंडियन स्टूडेंट्स को या इंडियन कैंडिडेट्स को एनुअली जो दी जाने वाली स्कॉलरशिप्स हैं 2028 से वो बढ़ सकती हैं। इसके चलते ये करंट अफेयर्स में आ गया। यूपीएससी में हाई चांसेस हैं कि पूछ लिया जाए कि भाई रिसेंटली जो रोड स्कॉलरशिप न्यूज़ में बनी हुई थी ये कौन देता है या फिर किस इंस्टीट्यूशन में पढ़ने के लिए दी जाती है। तो याद रखना है, रोड स्कॉलरशिप ट्रस्ट के द्वारा दी जाती है और यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में पढ़ने के लिए दी जाती है। न्यूज़ में क्यों है? अब यहाँ पे यूपीएससी खेल कर सकती है कि ये जो स्कॉलरशिप दी जाती है ऑक्सफोर्ड में पढ़ने के लिए 2026 से या 2027 से 2030 से या 2025 से इसमें जो आपकी नंबर ऑफ जो स्कॉलरशिप्स हैं वो बढ़ गई हैं, यानी कि वो कुल मिलाकर नंबर्स के साथ में खेल सकता है। तो अपने को याद रखना है कि नहीं, 2028 से जो है इनका विचार है या इरादा है कि वो नंबर ऑफ स्कॉलरशिप्स को हम लोग बढ़ाएंगे और जितना आपकी पॉपुलेशन है उस प्रपोर्शन में उस के साथ में हम लोग जो है इसको अलाइन करने वाले हैं। एक ये बन सकता है कि इंडिया अकेला देश है जिसको स्कॉलरशिप ये लोग देते हैं, ये भी गलत है, कई सारे देशों को देते हैं। और एक और क्वेश्चन कि इंडिया अकेला देश है जिसके नंबर ऑफ आप जो स्कॉलरशिप दे रहे हो उसको बढ़ा रहे हो, तो ये भी गलत हो जाएगा। चाइना और अफ्रीका, इनकी भी नंबर ऑफ स्कॉलरशिप को बढ़ाने के बारे में इनका विचार है। तो ये कुछ आपके क्वेश्चंस वगैरह जो है यहाँ से बनकर तैयार होते हैं एंड हाई चांसेस हैं कि यूपीएससी में ही ये सवाल पूछे जाएंगे, चाहे यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2026 का प्रीलिम्स हो उसमें आ सकता है। इसके अलावा आपके जो ईपीएफओ का एग्जामिनेशन सुनने में आ रहा है कि इसका नोटिफिकेशन आ सकता है, इसमें आ सकता है। एनडीए में पूछा जा सकता है, सीडीएस में आ सकता है, सीएपीएफ में आ सकता है, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज का जो प्रीलिम्स होगा उसमें पूछा जा सकता है, जीएस का जो पेपर होता है उसमें। तो काफ़ी हाई चांसेस हैं कि आने वाले 5-7 एग्जामिनेशन जो होंगे यूपीएससी के उसमें से किसी एक में आपको ये देखने के लिए मिल जाए। इसके अलावा एसएससी सीजीएल में भी जो है ये क्वेश्चन प्री में भी और मेंस में भी जो है आने की संभावना बनती है। तो ये न्यूज़ अपने को अच्छे से प्रिपेयर करनी है। चलें, दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज़। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। सो विद दिस वी कम टू एंड ऑफ टुडेज सेशन। आज के सेशन में बस इतना ही। अब मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट सेशन में जिसमें हम लोग 10 जून 2025 का द हिंदू और उसके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखें और मेहनत करते रहें। थैंक यू। जय हिंद।